दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज का 19वां वीडियो, जिसमें हम सभी लोग राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत कन्फ्यूशियस और प्लेटो और अरस्तु के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम राजनीतिक विचारकों में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के कन्फ्यूशियस, प्लेटो और अरस्तु को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान का ये आज का वीडियो, जो एग्जाम टाइम सीरीज का 19वां वीडियो है। तो साथियों सबसे पहले पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। तो प्रारंभिक यूनानी चिंतकों से राजनीतिक विचारकों का शुरुआत माना जाता है। राजनीतिक चिंतन का सर्वप्रथम क्रमबद्ध विवरण विधिवेत्ता सोलन के समय में 600 बीसी से प्रारंभ होता है, यानी 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। प्रारंभिक यूनानी विचारकों में सोलन, थालेस, पाइथागोरस, हेराक्लीट्स, डेमोक्रिट्स के विचार प्राकृतिक दर्शन प्रणाली पर आधारित थे। तो जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का आधार है वो प्रारंभिक यूनानी चिंतकों से जुड़ा हुआ है और जिनके विचार प्राकृतिक दर्शन प्रणाली पर आधारित थे। थालेस यूनानी प्रकृतिवादी चिंतन का जन्मदाता था, जो जल को अंतिम सत्य मानता था। वहीं पाइथागोरस संख्या एवं अनुपात की बात करता है, साथ ही न्याय को एक वर्ग संख्या मानता है। वह आत्मा का त्रिगुणात्मक विभाजन सत्य अर्थात विवेक, रज अर्थात साहस, तम अर्थात तृष्णा में करता है, जो आगे चलकर प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार बना। डेमोक्रिट्स अंतिम सत्ता अणु में मानता है, जिसका विचार भारतीय विचार कणाद के अंतिम सत्ता कण से मिलता जुलता है। हेराक्लीट्स मानव निर्मित सत्ता के पीछे ईश्वरीय कानून की सत्ता का प्रतिपादन करता है, जो आगे चलकर कानून की संप्रभुता सिद्धांत का आधार बना। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का क्रमबद्ध और विधिवत उद्भव तो प्लेटो और अरस्तु के लेखन से आरंभ होता है, लेकिन उसके विचारों की पृष्ठभूमि सोफिस्टों द्वारा पहले ही तैयार कर दी गई थी। सोफिस्ट यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बुद्धिमान होता है। सोफिस्ट 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग हिस्सों से आकर यूनान के विभिन्न, यानी जो सोफिस्ट विचारक हैं वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलग अलग हिस्सों से आकर यूनान के विभिन्न नगरों में बस गए, जहां वह कुलीन वर्ग के युवकों को वाद विवाद, न्यायशास्त्र तथा राजनीति इत्यादि की शिक्षा प्रदान करते थे, जिसके बदले में अध्यापन शुल्क लिया करते थे। वहीं प्रोटेगोरस, गोर्जियास, हिप्पियास तथा थ्रेसीमेकस प्रमुख सोफिस्टी विचारक हैं, जिसकी विचारधाराओं में संशयवाद, मानववाद, बुद्धिवाद, राज्य के संविदात्मक स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो प्रमुख सोफिस्ट विचारकों में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना है प्रोटेगोरस, गोर्जियास, हिप्पियास तथा थ्रेसीमेकस ये प्रमुख सोफिस्टवादी विचारकों में सम्मिलित हैं। सोफिस्टों ने के मानववाद की सबसे प्रखर अभिव्यक्ति हमें प्रोटेगोरस के इस प्रसिद्ध कथन में मिलती है कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदंड है, अर्थात मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं की निरर्थकता पर बल देते हुए गोर्जियास कहता है कि मनुष्य के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम विषय स्वयं मनुष्य है। जहां तक सोफिस्ट चिंतन के योगदान की बात है तो उन्होंने चिंतन को जड़ प्रकृति से हटाकर मानवीय समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। न्याय और नैतिकता में भेद कर उन्होंने दासता का विरोध करते हुए प्रजातंत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राजनीति को विज्ञान का रूप देने का प्रयास तथा एक व्यवस्था के रूप में राजनीति को देखने की शुरुआत सोफिस्ट विचारकों से मानी जाती है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, आगे बात करते हैं तो सुकरात, जिसका समय 470 से 399 ईसा पूर्व है, एथेंस का राजनीतिक दार्शनिक था। उसके विषय में एडल्फी की देववाणी ने घोषणा की थी कि
वह संपूर्ण संसार का और समस्त कालों का महानतम व्यक्ति है। तो ये सुकरात के बारे में किसने कहा था कि वह संपूर्ण संसार का और समस्त कालों का महानतम व्यक्ति है? तो ये एडल्फी ने कहा था। सदाचार विषयक अपनी धारणाओं पर आधारित सुकरात ने इस विश्वविख्यात सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि सदाचार ही ज्ञान है और अज्ञान बुराई है। यानी यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट सुकरात का है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप सभी को इसे ध्यान रखना है कि सदाचार ही ज्ञान है और अज्ञान ही बुराई है। यानी वर्च्यू इज नॉलेज एंड वाइज इज इग्नोरेंस। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कन्फ्यूशियस के बारे में। तो कन्फ्यूशियस एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है जिसका समय 551 बीसी से 479 बीसी माना जाता है। इसका पूरा नाम कोग क्यू कन्फ्यूशियस था। यह एक चाइनीज शिक्षक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस कहा करता था, मुझे महात्मा या महादानी कहलाने की आकांक्षा नहीं है। मैं तो अध्ययन से कभी संतुष्ट न होने वाला एक विद्यार्थी तथा अध्यापन से कभी न थकने वाला शिक्षक हूं। तो यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट यहाँ पर दोस्तों पूछा जा सकता है कि ये किस पाश्चात्य विचारक से जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ये कन्फ्यूशियस से जुड़ा हुआ है। कन्फ्यूशियस की प्रमुख रचनाओं पर नजर डालें तो पहली रचना है राचिड़, जिसे एनालेक्टस यानी विविध प्रसंग इसमें समाहित हैं। दूसरी पुस्तक है सीचिड, जिसमें गीत संग्रह हैं। तीसरी है तासीमो, जिसमें महान शिक्षाएं दी गई हैं कन्फ्यूशियस की। और चौथी जो है पुस्तक और रचना वो है स्वर्णिम मार्ग। राजनीतिक विचार कन्फ्यूशियस के क्या हैं उस पर नजर डालते हैं। कन्फ्यूशियस राजतंत्र व सामंतवाद का समर्थक था। उसके अनुसार तीन सर्वोच्च शक्तियां हैं, ईश्वर, राज्य तथा जनता। कन्फ्यूशियस निरंकुश राजतंत्र का समर्थक नहीं था। वह शोषणकारी सामंतवाद व अत्याचारी निरंकुश तंत्र का विरोधी था। वह कौटिल्य की तरह शासकों पर परंपरागत व नैतिक मूल्यों का नियंत्रण चाहता था। कन्फ्यूशियस राज सिंहासन प्राप्ति का आधार वंशानुगत नहीं बल्कि गुणों को मानता था, जो कि तत्कालीन चीन में एक क्रांतिकारी विचार था। कन्फ्यूशियस सशक्त केंद्रीय सत्ता का पक्षधर था। कन्फ्यूशियस का प्रमुख राजनीतिक विचार अगर देखें तो कन्फ्यूशियस सामंतों पर नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था को आवश्यक मानता था, ताकि इनके निरंकुश व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। वहीं कन्फ्यूशियस के आदर्श राज्य की संकल्पना पर अगर नजर डालें तो कन्फ्यूशियस ने आदर्श राज्य में समस्त पदाधिकारी व जनता को अपने अपने स्वधर्म के पालन के अनुसार कार्य करने का निर्देश देता है। और इसका कन्फ्यूशियस का जो आदर्श राज है, इसके आदर्श राज की नींव के तीन तत्वों का वर्णन कन्फ्यूशियस के द्वारा किया गया है। पहला है जैन, दूसरा है ई, तीसरा है ली। जैन का अर्थ यहाँ पर लोक कल्याण है, ई का अर्थ औचित्य है और ली का अर्थ अनुष्ठान है। शासक को स्वधर्म पालन व कर्तव्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह प्रजा के पिता तुल्य है। शासकों को 9 नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें चारित्रिक विकास प्रथम है। व्यक्ति अपने अन्यायी राजा का विरोध कर सकता है, अर्थात कन्फ्यूशियस ने राज्य में अन्यायी राजा के विरोध का प्रजा को अधिकार दिया है। कन्फ्यूशियस श्रेणी तंत्री समाज व्यवस्था का समर्थक था तथा असमानताओं को प्राकृतिक व ईश्वर प्रदत्त मानता था। उसने परिवार व राज्य की सत्ता में कोई अंतर नहीं किया तथा कहा कि राज्य राजा के परिवार का ही विस्तृत रूप है। तो साथियों ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि राज्य राजा के परिवार का विस्तृत रूप है, ये किसने कहा है? तो ये कन्फ्यूशियस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अब कन्फ्यूशियस की शिक्षा योजना पर नजर डालते हैं, जिसे महान योजना के नाम से भी जाना जाता है। कन्फ्यूशियस महान विचारक व दार्शनिक होने के साथ साथ एक महानतम शिक्षक भी था। कन्फ्यूशियस के अनुसार शिक्षा समस्त व्यवस्था में सुधार का मूल आधार है। यह भी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि शिक्षा समस्त व्यवस्था में सुधार का मूल आधार है। किसने कहा है? तो ये कन्फ्यूशियस ने कहा है। कन्फ्यूशियस सस्ती व सार्वजनिक शिक्षा के पक्षधर थे। केवल कुलीन वर्ग ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते थे। कन्फ्यूशियस ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में चारित्रिक व नैतिक विकास के लिए नीति शास्त्र, भाषा, राजनीति तथा साहित्य को विशेष महत्व प्रदान किया है। अब स्वर्णिम मार्ग के बारे में क्या इनका सिद्धांत है, यानी गोल्डन पथ के बारे में कन्फ्यूशियस का क्या विचार है? तो जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था, इसने कन्फ्यूशियस ने उसे ही स्वर्णिम मार्ग या गोल्डन पथ के नाम से जाना जाता है। अरस्तु से पूर्व कन्फ्यूशियस ने स्वर्णिम मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरस्तु से पूर्व स्वर्णिम मार्ग या मध्य मार्ग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो कन्फ्यूशियस ने किया था।
अब कन्फ्यूशियस को पढ़ने के बाद हम इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं कि कन्फ्यूशियस के विचार उनके तत्कालीन समाज के अनुकूल हैं और आज के मापदंडों के आधार पर व्याख्या करना उचित नहीं है। फिर भी उनके कुछ ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होते नजर आ रहे हैं। कन्फ्यूशियस के बाद दोस्तों आप पढ़ते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक है और इनका समय जो है 427 बीसी से 347 बीसी माना जाता है। प्लेटो प्राचीन यूनान का अत्यधिक प्रभावशाली दार्शनिक है, जिसे सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार तथा प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता किसे माना जाता है? तो साथियों प्लेटो को माना जाता है, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस यानी यूनान में हुआ था। उसका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। उसके चौड़े कंधों के कारण उसे प्लेटो या अफलातून कहा जाने लगा। प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना 386 ईसा पूर्व में की थी। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि प्लेटो ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो दोस्तों प्लेटो ने जो है एकेडमी नामक संस्था की स्थापना की थी और कब की थी? तो 386 ईसा पूर्व में की थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। प्लेटो के द्वारा स्थापित एकेडमी जो संस्था थी वह यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाती है। इसमें प्रवेश हेतु गणित का ज्ञान आवश्यक था। अब आप सभी लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि प्लेटो की जो एकेडमी थी उसके गेट पर क्या स्लोगन या नारा लिखा हुआ था, वो आप सभी लोग कमेंट करें। प्लेटो ने अपने अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति एवं निगमनात्मक पद्धति के साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया था। प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संचार का मूल है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है। उसके अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं, विचारों की दुनिया और दूसरा है भौतिक व वास्तविक दुनिया। प्लेटो सत्य के विषय में कहता है कि सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। प्लेटो के राज्य पर विचार जो हैं उस पर अब नजर डालते हैं। प्लेटो व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देते हुए उसे प्राकृतिक, आंशिक, जैविक एवं साइवेवी मानता है। प्लेटो कहता है कि राज्य का निर्माण किसी ओक वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र से होता है और प्लेटो राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है जो विकास का परिणाम है। इसके साथ ही वह राज्य को स्वाभाविक तथा नैतिक संस्था भी मानता है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि राज्य का निर्माण किसी ओक वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र से होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। प्लेटो राज्य का प्लेटो का राज्य नैतिक राज्य है जिसमें विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। नैतिक राज्य इसलिए है क्योंकि वह दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है जो निर्लिप्त बुद्धि तथा विवेक का साक्षात प्रतिमूर्ति है। इस तरह प्लेटो फांसीवादी विचारधारा की नींव भी रखता है। दोस्तों प्लेटो विधि परंपरा प्रथा को अज्ञान मानता है। उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में क्या विचार है, इस पर नजर डालते हैं। तो प्लेटो कहता है कि व्यक्ति की आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला है विवेक, दूसरा है साहस, तीसरा है तृष्णा। और आत्मा के इन तीन गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज में तीन वर्णों का गठन किया है या तीन वर्गों का निर्माण करता है। तो जिन व्यक्तियों में विवेक की प्रधानता होती है उन्हें वह वर्ग जो है शासक वर्ग कहलाता है और जिसमें दार्शनिक राजा आता है जिसे संरक्षक वर्ग भी कहा जाता है। दूसरा जिस साहस की प्रधानता वाले वर्ग में सैनिक वर्ग आता है और इसे भी संरक्षक वर्ग में रखा जाता है। जिस समाज में तृष्णा की प्रधानता होती है उसे उत्पादक वर्ग या व्यापारी वर्ग में रखा जाता है। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। साथियों ये स्टेटमेंट इतनी बार पूछा गया है कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ जो हाईएस्ट लेवल का एग्जाम है वहां पर भी आप इस स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों देख सकते हैं और पूछा जाता है कि प्रसिद्ध कथन किसका है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये बात तो प्लेटो ने ही कही है। अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर नजर डालते हैं। प्लेटो अपने महान ग्रंथ रिपब्लिक का प्रारंभ न्याय की धारणा के विश्लेषण के साथ करता है जिसका उद्देश्य एक आदर्श राज्य का चित्रण करना है। प्लेटो द्वारा न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन के पूर्व तत्कालीन यूनानी
यूनान में न्याय की 3 अवधारणाएं प्रचलित रहीं, परंपरावादी, उग्रवादी तथा संविदावादी, जिनके क्रमशः 3 प्रमुख प्रवक्ता सिफालिस, थ्रेसिमेकस तथा ग्लूकन थे। परंपरावादी विचार क्या है? तो सिफालिस कहते हैं कि सत्य बोलना, दूसरों की वस्तु लौटा देना न्याय है। वहीं पोलीमार्कस कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार करना जिसका वह पात्र है, वही न्याय है। वहीं उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थ्रेसिमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। वहीं संविदावादी या राज्य के व्यवहारवादी सिद्धांत में ग्लूकन कहते हैं कि शक्तिशाली कमजोर का समझौता ही न्याय है, या कहें न्याय भय की संतान है तथा वह दुर्बलों की आवश्यकता है। इन सभी सिद्धांतों पर विचार करने के बाद प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्लेटो के न्याय के 2 पहलुओं की बात करता है। पहला व्यक्तिक स्तर पर न्याय, दूसरा सामाजिक स्तर पर न्याय। अगर इस तरीके से देखें तो प्लेटो ने 2 प्रकार की न्याय की बात की है, एक सामाजिक न्याय, दूसरा व्यक्तिक न्याय। व्यक्तिक स्तर पर न्याय का तात्पर्य व्यक्ति की आत्मा में अंतर्निहित 3 गुणों विवेक, साहस व तृष्णा में सामंजस्य स्थापित करने से है। वहीं सामाजिक स्तर पर न्याय का तात्पर्य समाज के तीनों वर्गों द्वारा एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना है। यानी यूनान में प्रचलित 3 सिद्धांतों का खंडन करने के बाद प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और जो सामाजिक स्तर पर न्याय उन्होंने दिया तो कहा कि समाज में जो 3 वर्ग बन जाते हैं गुणों के आधार पर, यानी विवेक, साहस और तृष्णा, इन गुणों के आधार पर, तो जो व्यक्ति जिस वर्ग में आए वो उसी वर्ग के अनुरूप अगर अपना कार्य करे और किसी दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे तो वही जो है होता है न्याय कहलाता है। अब बात करते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की। प्लेटो की शिक्षा नवजात शिशु को राज्य द्वारा गोद लिए जाने के उपरांत 5 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। प्लेटो को शिक्षा को प्लेटो ने 3 चरणों में, प्रथम 10 वर्ष से 20 वर्ष तक, द्वितीय चरण 20 से 30 वर्ष तक, तृतीय चरण 30 से 35 वर्ष तक में विभाजित किया है। जहां प्रथम व द्वितीय चरण में शिक्षा के विषय वस्तु संगीत, व्यायाम तथा गणित, ज्योतिष और ज्यामिति होंगे, वहीं तृतीय चरण में दर्शन शास्त्र इसका मुख्य विषय होगा। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है। प्लेटो की प्रथम चरण की शिक्षा के उपरांत विशाल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें असफल व्यक्ति को उत्पादन का कार्य, द्वितीय चरण की शिक्षा के उपरांत हुई परीक्षा में असफल व्यक्ति को सैनिक का कार्य तथा तृतीय चरण की शिक्षा में असफल व्यक्ति को द्वितीय वर्ग यानी सैनिक वर्ग का सहायक नियुक्त किया जाएगा। अंत में जो शिक्षा के सभी चरणों में सफल होगा वह दार्शनिक राजा होगा। बार्कर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी माना है। अब प्लेटो के साम्यवाद पर नजर डालते हैं। प्लेटो ने न्याय की खोज करते करते जहां एक और दार्शनिक राजाओं के शासन के विलक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वहीं दूसरी ओर उसने कहीं अधिक विलक्षण तथा चकित कर देने वाला संपत्ति तथा पत्नियों के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं प्लेटो द्वारा शासन प्रणाली के वर्गीकरण पर। प्लेटो ने यह कल्पना की है कि जब सरकारों का पतन होने लगता है तो वह विकृत अवस्थाओं में होकर गुजरती हैं और अंत में अपने सर्वोत्तम रूप को त्याग कर निकृष्टतम रूप धारण कर लेती हैं। प्लेटो ने इस पतन के क्रम को 5 शासनों में बांटा है। पहला स्तर होता है अभिजात तंत्र या जिसे राजतंत्र कहते हैं, फिर उसके बाद आता है सैनिक तंत्र, उसके बाद आता है धनिक तंत्र और उसके बाद आता है प्रजातंत्र और अंत में आता है निरंकुश तंत्र। यानी प्लेटो के अनुसार अगर देखें तो शासन का निरंकुश तंत्र सबसे निकृष्टतम तंत्र है। प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्टतम तथा राजतंत्रीय शासन प्रणाली को शासन का सर्वोत्तम रूप माना है। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने किस प्रणाली को भ्रष्टतम माना है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को भ्रष्टतम माना है। और उत्तम किसे माना है? तो राजतंत्रीय शासन प्रणाली को उत्कृष्टतम या सर्वोत्तम माना है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है। द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, लॉज आदि प्लेटो के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब प्लेटो के विभिन्न सिद्धांतों की आलोचनाओं पर नजर डालते हैं। तो प्लेटो की आलोचना करते हुए मैक्सी ने कहा है कि प्लेटो को पहला कल्पलोकी विचारक कहा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो को पहला कल्पनालोकी विचारक किसने कहा है? तो मैक्सी ने कहा है। हन्ना आरेंट ने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक पितामह कहा है। वहीं कार्ल पापर ने प्लेटो की आलोचना करते हुए
अपनी रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। अब मुख्य बिंदु जो प्लेटो से जुड़े हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। प्लेटो अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक, जिसके 384 बीसी में लिखा, में आदर्श राज्य की, तथा अंतिम रचना द लाज जो 347 बीसी में आई, उसमें उप आदर्श राज्य की बात करता है। प्लेटो की अन्य रचनाओं में स्टेट्समैन, अपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटोगोरस, गोर्जिया फेडो, फ्रेडरस प्रमुख हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है, तो 5040 बताई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सेबाइन के अनुसार प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा जाएगा। प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है, जिसमें सामान्य से विशेष की ओर या समष्टि से व्यष्टि की ओर निष्कर्ष निकाला जाता है। प्लेटो ने स्टेटमैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य की चर्चा की है। प्लेटो ही दर्शन था और दर्शन ही प्लेटो, ऐसा इमर्सन ने कहा है। पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। कार्ल पॉपर का ये स्टेटमेंट है। वहीं प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि यह केवल संरक्षकों के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं, ऐसा नोटोर्प कहते हैं। प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा उसका छोटा भाई होना अधिक अच्छा है, ऐसा कहना अरस्तु का है। प्लेटो विश्व का प्रथम फांसीवादी विचारक है, ऐसा कार्ल पॉपर ने कहा है। प्लेटो के बारे में हन्ना आरेंट ने कहा है कि प्लेटो फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है। वहीं बारकर महोदय कहते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा प्रबुद्ध अधिनायकवादी है। आदर्श राज्य प्लेटो की सर्वाधिक मौलिक खोज है, ये सेबाइन ने कहा है। साथियों, कन्फ्यूशियस प्लेटो के बाद अब हम पढ़ते हैं अरस्तु को। अरस्तु राजनीति विज्ञान का महानतम विचारक माना जाता है, जिसका जन्म 384 बीसी और मृत्यु 322 बीसी में हुई थी। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर अरस्तु से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक को। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में यूनानी उपनिवेश स्टागिरस में हुआ था, जो महान प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था तथा विश्व विजयी सिकंदर का गुरु था। यहाँ पे साथियों आप सभी को ध्यान रखना, एक चीज हम बताने जा रहे हैं, SPSA क्या यहां से निकलकर सामने आता है दोस्तों? जो हम ये बताने जा रहे हैं आप सभी को, SP और AS, तो यहां से एक चीज निकलकर सामने आती है कि S फॉर पहला S जो है सुकरात है, ये प्लेटो का गुरु था, और P फॉर प्लेटो जो अरस्तु का गुरु था, A फॉर अरिस्टोटल यानी अरस्तु जो सिकंदर का गुरु था। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं गुरु और शिष्य के संबंध को। अब बात करते हैं, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसने लीसियम नामक शैक्षणिक संस्था 335 ईसा पूर्व में खोली थी। प्लेटो ने कौन सी शैक्षणिक संस्था खोली थी? एकेडमी खोली थी। अरस्तु ने कौन सी खोली है? लीसियम खोली है। अरस्तु ने आगमनात्मक तथा सौदोष्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। आगमनात्मक पद्धति में से विशेष से सामान्य यानी व्यष्टि से समष्टि की ओर निष्कर्ष निकाला जाता है। सौदेशात्मक पद्धति में अंश से पहले पूर्ण की कल्पना कर ली जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना करना। उसी सो उद्देश्य पद्धति के कारण अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है। अरस्तु के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन में स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत प्रभावी रूप से दिखाई देता है, जिसका सबसे पहले प्रतिपादन कन्फ्यूशियस ने किया था। ये चीज याद रखनी है। राज्य पर अरस्तु के क्या विचार हैं, इस पे नजर डाल लेते हैं। राजनीति विज्ञान पढ़ते समय पश्चात राजनीतिक विचारकों में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण विचारक है तो वो है अरस्तु, क्योंकि अरस्तु ने राजनीतिक विचारकों को एक ऐसी दिशा और दशा प्रदान की है जहां से राजनीतिक दर्शन हो या राजनीतिक चिंतन हो, सभी कुछ अपने चरम पर पहुंच जाएगा। तो अब राज्य पर अरस्तु के क्या विचार हैं वहां पर नजर डालते हैं। अरस्तु राज्य के विकास क्रम को परिवार, ग्राम, राज्य में देखता है। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं आंगिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय या सर्वोच्च समुदाय है। वहीं अरस्तु व्यक्ति का संपूर्ण विकास राज्य में ही संभव मानता है। अरस्तु कहता है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए हुआ है, लेकिन अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना पॉलिटिक्स में अरस्तु कहता है कि राज्य प्रकृति की सृष्टि है और मनुष्य प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है, जो मनुष्य समाज में रहने में असमर्थ है या जिसे उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह आत्मनिर्भर है, तो या तो वह पशु है,
होगा या देवता व राज्य का अंग नहीं हो सकता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ संगठन भी है। अरस्तु के परिवार पर क्या विचार हैं उस पर नजर डालते हैं। तो अरस्तु व्यक्ति के जीवन में परिवार को महत्वपूर्ण स्थान देता है। परिवार में अरस्तु पति पत्नी बच्चों एवं दासों को सम्मिलित करता है। अरस्तु परिवार को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति पत्नी बच्चे व दास होते हैं। परिवार का मुखिया पति होता है जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है। पत्नी में अल्प विवेक एवं भावना की प्रधानता होती है जबकि बच्चों में विवेक अल्प विकसित होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका भिन्न भिन्न होती है। अब अरस्तु के नागरिकता पर क्या विचार है उस पर नजर डालते हैं। तो अरस्तु की नागरिकता नगर राज्य के सभी नागरिकों को प्राप्त न होकर केवल सरकार के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने वाले लोगों तक ही सीमित थी। अर्थात नागरिकता के मामले में अरस्तु की अगर बात करें तो वो राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों या लोगों को राज्य का नागरिक नहीं मानता है। वो सरकार के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने वाले लोगों को ही नागरिक मानता है। इस तरह यूनान का एक बहुत बड़ा भाग जिसमें स्त्रियों बच्चे दास व विदेशी तथा सामान्य नागरिक सम्मिलित थे नागरिकता से वंचित थे। अरस्तु के अनुसार एक बात जो नागरिक और गैर नागरिक में स्पष्ट भेद करती है वह है नागरिक का न्यायिक शक्ति यानी जुडिशियल पावर तथा सार्वजनिक पदों में भाग लेना। इस तरह अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। बारकर के अनुसार अरस्तु के नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। अरस्तु के अनुसार एक श्रेष्ठ मनुष्य में संयम साहस एवं न्याय का निवास होता है जो स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होता है। अब अरस्तु के विधि शासन पर क्या विचार है इस पर नजर डालते हैं। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया है। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना है। अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। वहीं अरस्तु कहते हैं कि विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। अरस्तु अपनी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स में कहता है कि जब व्यक्ति विधि या न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है परंतु उससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। अरस्तु के संपत्ति पर क्या विचार हैं इस पर नजर डालते हैं। अरस्तु का मानना है कि व्यक्ति का मूल विकास उसकी नैतिकता के विकास में अंतर्निहित है। यह नैतिकता आंतरिक होती है। प्लेटो के संपत्ति तथा परिवार के साम्यवाद की आलोचना करते हुए अरस्तु कहता है संपत्ति तथा परिवार व्यक्ति के नैतिक विकास हेतु आवश्यक है और इस प्रकार वो प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा का विरोध करता है। जहां एक और प्लेटो की धारणा है कि पारिवारिक बंधन मनुष्य को स्वच्छंद बुद्धि को जकड़ देती हैं तथा उसकी मनोवृत्ति को संकीर्ण बना देती है। वहीं दूसरी ओर अरस्तु परिवार को मानवता की प्रथम पाठशाला मानता है जिसमें व्यक्ति सहयोग सहानुभूति संवेदना स्नेह त्याग का पहला पाठ सीखता है। प्लेटो ने शासकों तथा सैनिकों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध किया था किंतु अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति को प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक मानता है। अरस्तु ने संपत्ति के अर्जन के दो तरीके गिनाए हैं। पहला है प्राकृतिक तरीका। प्राकृतिक तरीके से अरस्तु के अनुसार कृषि कार्य करना पशुपालन मछली पालन जैसे प्राथमिक कार्य संपत्ति अर्जन के प्राकृतिक तरीकों के अंतर्गत रखे गए हैं। दूसरा है शोषण की विधि से। शोषण की विधि से व्यापार वाणिज्य से प्राप्त की गई संपत्ति को रखा गया है। अरस्तु ने संपत्ति के स्वामित्व तथा उपयोग के विषय में तीन विभिन्न व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहला है सार्वजनिक स्वामित्व तथा सार्वजनिक उपयोग। दूसरा है सार्वजनिक स्वामित्व व व्यक्तिक उपयोग। तीसरा है व्यक्तिक स्वामित्व व सार्वजनिक उपयोग। अरस्तु अंतिम व्यवस्था को सर्वोत्तम मानता है जिसकी तुलना कुछ विचारक गांधी जी के ट्रस्टी के सिद्धांत से करते हैं। अरस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। अरस्तु के क्रांति पर क्या विचार है इस पर नजर डालते हैं। अरस्तु ने क्रांति शब्द का प्रयोग आज की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक अर्थ में किया। आज तो क्रांति शब्द का अर्थ है बलपूर्वक शासन व्यवस्था को उलट पलट देना जैसा कि 1789 में फ्रांस में 1917 में रूस में तथा 1948 में चीन में हुआ। परंतु अरस्तु शासन व्यवस्था में परिवर्तन को और सत्ताधारियों के परिवर्तन को चाहे शासन प्रणाली पूर्ववत ही रहे क्रांति कहकर पुकारता है। उसकी धारणा के अनुसार राज्य संविधान तथा शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु ने क्रांति के दो कारण बताए हैं। पहला है सामान्य कारण जो किसी भी शासन प्रणाली में पाए जा सकते हैं। दूसरा है विशिष्ट कारण जो विशिष्ट शासन पद्धतियों में ही मिल सकते हैं। क्रांति के सामान्य कारणों में विषमता तथा अन्याय अनुचित सम्मान तथा अपमान शासकों की स्वार्थपरता तथा भ्रष्टाचार भय तथा घृणा इत्यादि हैं। वहीं विशिष्ट कारणों में कुछ वाग्वीर राजनीतिज्ञों द्वारा धनी लोगों की निंदा कर जनसाधारण को शासक के विरुद्ध भड़काना वाग्वीरों द्वारा जनसाधारण को विमोहित कर खुद अधिनायक बन जाना इत्यादि शामिल हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण विषमता या समानता की आकांक्षा है। अरस्तु के अनुसार दो प्रकार की समानता है एक निरपेक्ष समानता दूसरी आनुपातिक समानता।
अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण गरीब वर्ग में समान होने की आकांक्षा तथा धनी वर्गों द्वारा विफलता बनाए रखना है। क्रांति के को रोकने के लिए अरस्तु ने किन उपायों को सुझाया है? तो क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु ने जिन उपायों को सुझाया है उसमें है, सबसे उपयुक्त उपाय है मध्यम वर्ग तंत्र का शासन मानना, जनता में अपने कानून के पालन तथा उसके प्रति सम्मान की भावना हो, समाज में विषमता का अभाव हो, एक व्यक्ति या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना कर सके, सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा ना हड़पी जाए, शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो। इस तरीके से क्रांति को रोका जा सकता है। ये अरस्तु को के क्रांति को रोकने के कुछ प्रमुख विचार और सुझाव हैं। शासन प्रणाली का वर्गीकरण तथा सर्वोत्तम शासन प्रणाली पर अरस्तु के क्या विचार हैं? अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का वर्गीकरण शासकों की संख्या एवं उनके सामान्य रूप तथा विकृत रूप के में की है। तो एक आप देख सकते हैं इस पूरी टेबल को, एक तरफ शासकों की संख्या, दूसरी तरफ राज्य का सामान्य रूप क्या होगा और विकृत रूप क्या होगा। अगर शासकों की संख्या, एक व्यक्ति का शासन है तो उसका सामान्य रूप राजतंत्र होगा और उसका विकृत रूप जो होगा वो निरंकुश तंत्र होगा। वहीं कुछ व्यक्तियों के शासन को अरस्तु ने अभिजात तंत्र या कुलीन तंत्र कहा है, जिसका विकृत रूप वर्ग तंत्र या गुट तंत्र होगा। बहुत से व्यक्तियों के शासन को अरस्तु ने सामान्य रूप को मध्यम वर्ग तंत्र यानी पॉलिटी कहा है और विकृत रूप को जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहा है। और अरस्तु के अनुसार पॉलिटी जो है ये सर से उपयुक्त शासन पद्धति है। अरस्तु ने विशुद्ध आदर्श की दृष्टि से राजतंत्र को शासन का सर्वोत्तम रूप माना है, क्योंकि उसमें सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है। अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में मध्यम वर्ग तंत्र यानी पॉलिटी का समर्थन किया है, जिसमें मध्यम सद्गुण पाया जाता है। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी लोकतंत्र व गुटतंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है। पॉलिटी में संख्या तथा विवेक दोनों का समन्वय होता है, अतः यह अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों ही शासन प्रणालियों के बीच का मार्ग है। अब बात करते हैं अरस्तु के न्याय सिद्धांत की। तो दोस्तों अरस्तु का न्याय जो है वो समानुपातिक है। अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में विभाजित किया है, पहला पूर्ण न्याय है, दूसरा विशेष न्याय। पूर्ण न्याय क्या है? तो पूर्ण न्याय अरस्तु के इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से है। और विशेष न्याय में अरस्तु ने पहले संशोधनात्मक न्याय की बात की है। विधि के अनुसार कार्य न करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों को बुरी आदतों को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड शक्ति का प्रयोग करना संशोधनात्मक न्याय कहलाता है। वहीं है वितरणात्मक न्याय, राज्य द्वारा जनसाधारण में पद, पुरस्कार व सम्मान का वितरण जो है वो वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत आता है। अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान के अनुसार निर्धारित होगा। गुरु शिष्य के न्याय सिद्धांत की यदि तुलना की जाए तो जहां एक और प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति के लिए न्याय केवल इस बात में है कि वह अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कार्य करे, वहीं दूसरी ओर अरस्तु एक व्यक्ति के साथ न्याय को तब मानता है जब उसकी योग्यता के अनुसार उसे प्रतिफल दिया जाए। अरस्तु आनुपातिक समानता के विचार का समर्थक है, वह समानता को अप्राकृतिक तथा अवांछित मानता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों अरस्तु से कि आनुपातिक समानता का विचार का समर्थन किसने किया है? अरस्तु ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो अंतिम लाइन है कि समानता को अप्राकृतिक तथा अवांछित कौन मानता है? तो वो अरस्तु मानता है। अरस्तु अंकगणितीय समानता के विचार का समर्थक है और अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। यही वितरणात्मक न्याय की प्रमुख अवधारणा है। अपने पूर्ववर्ती विचारकों की भांति अरस्तु आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसके प्रमुख तत्वों में जनसंख्या, भूभाग, नागरिक जन, संपत्ति, शिक्षा और कानून को आवश्यक मानता है। समग्र रूप से विश्लेषण करने पर हम प्लेटो के उप आदर्श राज्य के तत्वों को अरस्तु के आदर्श राज्य में बड़ी स्पष्टता के साथ देखते हैं। बारकर के शब्दों में अगर कहा जाए, यह एक विलक्षण तथा संकेतपूर्ण तथ्य कि अपने सर्वोत्तम को अंकित करने में अरस्तु ने प्लेटो के द्वितीय सर्वोत्तम का अनुसरण किया है। अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है। वह स्वामी की सेवा करना दास के लिए हितकर मानता है, क्योंकि इससे स्वामी तथा दास दोनों को लाभ होगा। वह दासों को दासता से मुक्त होने के उपाय भी बताता है। अब अरस्तु के प्रभाव क्या है उस पर नजर डालते हैं। अरस्तु के विचारों का उसके तुरंत बाद कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसका विश्वविख्यात शिष्य सिकंदर ने नगर राज्य की वह सभ्यता ही नष्ट कर दी जिस पर अरस्तु का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन आधारित था। अरस्तु के कोई 1500 वर्ष बाद 13वीं शताब्दी के चर्च राज्य संघर्ष के दौर में अरस्तु के विचारों को आंगस्टाइन तथा थॉमस एक्विनास ने नया रूप देकर चर्च राज्य संघर्ष का अंत किया था। मॉन्टेस्क्यू का शक्तिकरण पृथक्करण सिद्धांत अरस्तु के शासन वर्गों के विभाजन के सिद्धांतों का उत्तराधिकारी माना जाता है। उसका राजनीति के ऊपर आर्थिक शक्तियों के प्रभाव पर बल देना मार्क्स की आर्थिक व्याख्या की पूर्व सूचना देता है।
मैक्सी कहता है जिस प्रकार प्लेटो राजनीतिक दर्शन के आदर्शवादियों, रोमांसवादियों, क्रांतिवादियों तथा स्वप्न दृष्टाओं का पिता है, उसी प्रकार अरस्तु यथार्थवादियों, वैज्ञानिक व्यवहारवादियों तथा उपयोगितावादियों का जनक कहा जा सकता है। अरस्तु की प्रमुख पुस्तकों पे अगर हम नजर डाल लें तो यहां से प्रश्न परीक्षाओं में बार बार बनता है। तो पहली इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स, जो 352 ईसा पूर्व में आई। दूसरी पुस्तक है द कैटेगोरियस, जो 350 बीसी में आई। फिर है द रिथोट्रिक, और उसके बाद है इथिक्स, और फिर है टॉपिक्स, फिर है द प्रियर एनालिटिक्स, और फिर है पोस्टीरियर एनालिटिक्स, और उसके बाद जो इनकी पुस्तक है ऑन द साउल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकलेक्शन 2001। तो दोस्तों ये था राजनीति विज्ञान के एग्जाम टाइम सीरीज का आज का वीडियो, जिसमें हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में कन्फ्यूशियस, प्लेटो और अरस्तु के विचारों को विस्तार पूर्वक पढ़ा है, जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।